अच्छा जी। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं सेक्शन सी का, ठीक है। अच्छा जी, तो सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5। इवेल्युएट इवेल्युएट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन अ लो इनकम कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 20 मार्क्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि आप इम्पैक्ट बताएं ग्लोबलाइजेशन का एक लो इनकम कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है इवेल्युएट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन अ लो इनकम कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यार इस सवाल की अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार इस सवाल की मार्किंग स्कीम क्या बनेगी, तो आपने बोला सर इस सवाल की मार्किंग स्कीम ये बनेगी कि आपको 3 डेफिनेशन दे दी होगी। एक डेफिनेशन आपको ग्लोबलाइजेशन की देनी होगी, एक डेफिनेशन जो आपको देनी होगी वो आपको देनी होगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, ठीक है। अब आप बताओगे इस सवाल के अंदर ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान। तो 14 मार्क्स आपको मिलेंगे नॉलेज और एनालिसिस के, और 6 मार्क्स जो है वो आपको इवैल्यूएशन के मिलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लिसन। नाउ लिसन टू मी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की मार्किंग स्कीम क्या कह रही है कि सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे ग्लोबलाइजेशन की। सबसे पहले आप क्या देंगे भाई? सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे ग्लोबलाइजेशन की। तो आप क्या बताएंगे? ग्लोबलाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स। Globalization is the development of worldwide trade links, the flow of goods and services, and capital and people between them. भाई ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल। इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। कि जब आप अपने गुड्स की, अपने सर्विस की, अपने रॉ मटेरियल की, अपने लोगों की, अपने कैपिटल की, इन सब चीजों की वर्ल्ड वाइड ट्रेड करो तो इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। द सब डिविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस विच आर देन अंडरटेकन इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। एग्जाम्पल है कार मैन्युफैक्चरिंग। डेफिनेशन ऑफ अ लो इनकम कंट्री। लो इनकम कंट्री लो इनकम कंट्री वो कंट्री होती है जिसकी पॉपुलेशन भी कम होती है, जिसका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, और इसके लोगों की इनकम की भी कम होती है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ बोथ मटेरियल हेड एंड व्हाट दे में परचेज एंड नॉन मटेरियल इंप्रूवमेंट इन लाइफ, सोशल, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वर्किंग कंडीशन। मैंने आपको बताया था आप 3 डेफिनेशन दोगे। पहली डेफिनेशन आप दोगे ग्लोबलाइजेशन की, दूसरी डेफिनेशन दोगे आप लो इनकम कंट्री की, तीसरी डेफिनेशन दोगे आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। और आप बताओगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्वालिटी और क्वांटिटी का बढ़ना होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ठीक है भाई। तो आप तीसरी जो डेफिनेशन दोगे वो आप दोगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि जब लाइफ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप बताना शुरू करेंगे इफेक्ट। उसके बाद आप बताना शुरू करेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो भाई ग्लोबलाइजेशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, और जो कि आप शो कर सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी ना। तब आप इसको पूरा समझाओगे कि यार जब इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी ना तो कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा, जिससे कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा, जिससे कंट्री का पीपीसी शिफ्ट मारेगा। फिर आप बताओगे इसको कि जब फिर आप इसको बताओगे ग्लोबलाइजेशन में लोगों के पास इनकम ज्यादा होती है,
तो जब इनकम ज्यादा होगी तो लोग स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, जिससे आउटपुट ज्यादा बनेगा, जिससे जीडीपी बढ़ेगा, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स के बढ़ने के चांस होंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप इसको बताओगे कि ग्लोबलाइजेशन में जो फंडिंग की सोर्सेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एड होती है, एमएनसी होती है, और कमर्शियल लोन होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यार ये जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर पैसा आ रहा होता है ना मुल्क के अंदर, ये कहाँ से आ रहा होता है? तो भाई ये कमर्शियल बैंक से पैसा उधार पकड़ के डाला जाता है, ये पहला रीजन है। कमर्शियल बैंक से पैसा उधार पकड़ के डाला जाता है, ये पहला है भाई। पहला रीजन क्या है भाई? कमर्शियल बैंक से पैसा उधार पकड़ के डाला जाता है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि एमएनसीज आती है मुल्क के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे मुल्क में आती हैं, जो कि हमारे मुल्क में आके अपना सेटअप करती हैं, और फिर वो सेटअप को है ना क्या कहते हैं, डिस्टर्ब कर रही होती हैं। जब एमएनसी इस कंट्री के अंदर आती है तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, जॉब्स भी बढ़ बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला, एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन अ कंट्रीज नेशनल इनकम रेफरेंस टू सर्कुलर फ्लो, इंजेक्शन मल्टीप्लायर एंड ईडीएस एनालिसिस। अब भाई जब ग्लोबलाइजेशन होगी मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। जब ग्लोबलाइजेशन होगी ना, तो अब आप याद रखना, जब ग्लोबलाइजेशन होगी ना तो मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। क्या आएगी भाई? जब जब ग्लोबलाइजेशन होगी ना, तो आप याद रखना मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। जब मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो इससे इंजेक्शन बढ़ेगा। जब इंजेक्शन बढ़ेगा तो आप डायग्राम बना सकते हो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर के राइटवर्ड शिफ्ट होने की। तो आप डायग्राम बनाओगे और आप इन्वेस्टमेंट से लेके जाओगे एग्रीगेटेड डिमांड, एग्रीगेटेड सप्लाई, विड्रॉल वाले एनालिसिस की तरफ, ठीक है ना। फिर आप बताओगे इस ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट on other economic variables such as employment, interest rate and the balance of payment। फिर आप इसको बताओगे कि इस स्पेंडिंग का जो इफेक्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पे आप कब बताएंगे? अब क्या बताएंगे? आप बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी मुल्क में। अब आप बताओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इससे एग्रीगेटेड सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओगे? सही है, ये सारा का सारा आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होगा। फिर आप नेगेटिव में भी बताओगे कि रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन होगी, कंट्रीज डंपिंग के अंदर इन्वॉल्व होगी। अगर पाकिस्तान जैसी इंपोर्टिंग कंट्री है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा, आपका बीओपी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इवेल्युएशन दोगे। इवेल्युएशन के अंदर आप क्या बताओगे कि यार इससे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, जो न्यूली इन्फैंट इंडस्ट्री है, न्यूली बॉर्न, वो लॉस फेस करेगी क्योंकि लोग तो इंपोर्ट कर रहे होंगे तो उसको हेवी लॉसेस फेस होंगे। तो आप इवेल्युएशन के अंदर लिखोगे डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट कंट्री इंडस्ट्री बाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन में एस्टेब्लिश a local monopoly which exploits the consumers with higher prices and lower output। ये कह रहा है ग्लोबलाइजेशन से एक लोकल मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी जो कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगी, थोड़ी ज्यादा प्राइस चार्ज करके और थोड़ी कम कंज्यूम करके। अच्छा, फिर ये तो दो पॉइंट्स हो गए, दो और लेके आने हैं। ग्लोबलाइजेशन में लीड टू एमएनसी यूजिंग ट्रांसफर प्राइसिंग टू रिमूव प्रॉफिट, ठीक है। क्या लिखोगे भाई? ग्लोबलाइजेशन में लीड टू ग्लोबलाइजेशन में लीड टू एमएनसी यूजिंग ट्रांसफर प्राइसिंग टू रिमूव प्रॉफिट्स from developing country to tax have reducing the ability of a developing country to invest in education and health।
ये कह रहा है भाई ग्लोबलाइजेशन होगा ना, जब जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो फिर इससे ना एबिलिटी रिड्यूस होगी कंट्री की, और कि वो एजुकेशन हेल्थ केयर इन सब चीजों के अंदर इन्वेस्ट करे ना, क्योंकि वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर काम कर रही होगी, ठीक है। दी जॉब्स क्रिएटेड मे बी लो स्किल्ड, विल मल्टीनेशनल एम्प्लॉइंग एक्सपाट्रिएट वर्कर्स फॉर मोर सीनियर एंड स्किल्ड रोल। ये कह रहा है कि भाई जॉब्स भी क्रिएट होगी, लेकिन मल्टीनेशनल जो वर्कर क्रिएट करेगी ना वो स्किल्ड होंगे, और वो सिर्फ सीनियर रोल्स ही कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल है। अच्छा जी, अब आप बताओगे इसको। रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड without regard for local consumers, local customs. Iron ore extraction in Australia destroyed sacred aboriginal site. The forcible removal of indigen indi ये क्या लिखा हुआ है, indigenous people to allow for resource extraction। ये कह रहा है यार ग्लोबलाइजेशन जब होती है ना, जब कोई रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन करनी होती है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट जो है ना वो फोर्सफुली इलाके खाली करती है, और इलाके खाली करवाती है, और फिर फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन कर रही होती है रिसोर्स की ना। जैसे कि कोई फॉरेस्ट वगैरह को काट के वहां पर होटल शोटल बना रही है, जैसे नारायण कागन के अंदर हुआ है, सही है ना। प्राइवेट कैपिटल इज ऑफन reluctant टू अलाउ डेट फॉरगिवनेस व्हेन इकोनॉमिक ट्रबल अफेक्ट्स अ कंट्री, एग्जांपल श्रीलंका। ये बता रहे हैं कि भाई जब ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा करी जाती है ना, और फिर अचानक से जब आपके पास रिसोर्स की एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है, या जब आपके पास रिसोर्स खत्म हो जाती है, तो फिर आपका मुल्क डिफॉल्ट करता है, जैसे कि श्रीलंका ने करा था, ये कहना चाह रहा है। The positive and negative effects of economic variables such as employment, interest rate and the balance of payment, ठीक है। फिर आप इसको बताओगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट्स हैं इन सब चीजों के, ठीक है ना। अब है ना, मैं एक चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ कि ये जो सवाल आया ना, ये जो सवाल है, ये सवाल क्या है, इवेल्युएट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन अ लो इनकम कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट मे बी अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर जो है वो 20 मार्कर क्वेश्चन लिखूं। 20 मार्कर क्वेश्चन का इसका पूरा आंसर मैं आपको लिख के भेजूं एज अ सैंपल ना, तो आप इसको याद कर लें, ताकि फिर आप अगर कोई भी सवाल रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन आए तो फिर आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर लेना। तो इस सवाल के अंदर है ना आपको ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ही बताना है, ठीक है ना। तो 3 डेफिनेशन आएंगी, वापस फॉर्मेट रिपीट कर रहा हूँ। पहली डेफिनेशन आएगी ग्लोबलाइजेशन की, दूसरी आएगी लो इनकम कंट्री की, तीसरी आएगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। फिर आप 3 फायदे 3 नुकसान बताएंगे ग्लोबलाइजेशन के, और उनके इम्पैक्ट लेके जाएंगे, उनके फर्दर एनालिसिस करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे उसका फर्दर एनालिसिस। आप उसका इम्पैक्ट लेके जाएंगे एडीएएस के ऊपर, आप उसका इम्पैक्ट लेके जाएंगे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। साथ साथ आप डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप इवेल्युएशन की तरफ जाएंगे, उसमें आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, डंपिंग की बात करेंगे, मतलब ऐसा फायदा ऐसा नुकसान लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन का, जो कि आपने ऊपर पैराग्राफ में मेंशन नहीं करा होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका 20 मार्क का क्वेश्चन आंसर लिख के दूंगा, तो फिर आपको ये मजीद और क्लियर होगा। मैं आपको अब एक चीज पढ़ा रहा हूँ, तो आप वो गौर से देखें, तो उससे भी आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं, ताकि ये कहानी अभी खत्म हो जाए, बार बार ये आए बीच में हम तंग हो रहे हो बिला वजह ना, तो इट्स बेटर कि अभी हम इसको देख लेना। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एंड कल्चर्स। In economic terms, it describes an interdependence of nations around the globe fostered through free trade. आसान जबान में आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्री ट्रेड, and it occurs when there is no barriers for entry and exit, or there are free barriers for entry and exit. Globalization is worldwide access to trade of goods and services, capital and people, ठीक है।
फिर आप इसको बताओगे देर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबल कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर, एमएनसी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमने जो बात करी थी वो बैरियर की बात करी थी, ठीक है। फिर ये देखो, ये आ गई कॉन्सिक्वेंसेज की हेडिंग। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्योंकि कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, आओ देखते हैं। जब मुल्क में ग्लोबलाइजेशन हो रही होगी ना, जब मुल्क में ग्लोबलाइजेशन होगी, जब मुल्क में ग्लोबलाइजेशन होगी इसका मतलब है मुल्क में फ्री ट्रेड है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, जब आउटपुट बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, और कंट्री के अंदर एक ग्रोथ होगी जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एडॉप्टिंग अ फ्री ट्रेड पॉलिसी, adopting a free trade policy allows a country to profit more from international trade and foreign direct investment, leading to introduction of new technology and a higher competitiveness. MNC provides new jobs and skills. Consumer enjoys a greater choices of goods at a lower price. सर एक और फायदा आपके सामने, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक और कॉन्सिक्वेंस, एक फायदा क्या है कि एक तो चॉइसेस भी ज्यादा होंगी और कम प्राइस पे होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया से कंपटीशन होगा, सीधी बात है, ठीक है। Global trade cycle. As countries as countries are increasingly interconnected, a crisis in one country may cause problems in other country. This can be true for changes in the business cycle and financial crashes. जैसे भाई पूरी दुनिया है ना, वो चाइना चाइना से माल खरीदती है और बेचती है ना। चाइना पूरी दुनिया को माल सप्लाई कर रही है ना, तो अगर चाइना में रिसेशन आता है तो पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगा। सही है। जैसे पाकिस्तान एक इम्पोर्टिंग कंट्री है और इसकी जितनी भी इनकम है वो फॉरेन सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम एक इम्पोर्टिंग कंट्री, हम खुद कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करते। तो अगर पाकिस्तान के लिए कोई चीज के अंदर टैरिफ रुकावट आ जाती है ना, कोई चीज पे बैरियर लगता है, तो पाकिस्तानी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सेक्टर। इसकी जो मेजोरिटी अर्निंग है वो फॉरेन सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। टैक्स कंपटीशन। In order to attract MNC, many countries have engaged in tax competition, both in terms of taxes on profit, thus gaining more FDI, and to attract foreign indirect workers. बहुत सारी कंट्रीज ने अपना टैक्स का रेट गिरा दिया है ताकि कंपनीज यहाँ पे सेटअप हो, हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। जब टैक्स का रेट कम होगा, उनको कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है वो कम देना होगा, तो वो अट्रैक्ट होंगी। और वर्कर्स के लिए टैक्स कम कराए ताकि उनको लगे कि यार लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़े। जैसे दुबई टैक्स नहीं लेता, दुबई अपने वर्कर से, एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेता, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लेता है जो कि कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है। पांचवा, एमएनसीज में ड्राइव लोकल कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलप यू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलप कंट्रीज। ये जो मैंने आपको बताए थे ना अभी, ये सारे के सारे आपके कॉन्सिक्वेंसेस थे ग्लोबलाइजेशन के ना। तो आप इसमें फायदे तो मैंने आपने देख भी लिए, लेकिन आप नुकसान भी लिखोगे ना। हमने तो बहुत ही सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। तो आई होप आप ये आंसर कर लोगे भाई ये आंसर। हाँ भाई, जिस जिसको क्लियर है प्लीज बताएं मुझे।